नमस्कार फ्रेंड्स, एजुकेशन चैनल पर आप सबों का स्वागत है। हिस्ट्री का क्लास है। हिस्ट्री के क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पहले एक बार आप लोग साउंड देख ले, साउंड ऑडिबल है कि नहीं। साउंड ऑडिबल है तो फिर क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आप लोग साउंड देख लीजिएगा, साउंड ऑडिबल है कि नहीं। कोई इशू हो तो बीच में चैट कर लेंगे। राइट। हिस्ट्री के क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, स्रोत पढ़ रहे थे। और स्रोत में हम लोगों ने धार्मिक किताब पढ़ा था कि धार्मिक स्रोत कौन कौन से हैं बुक के संदर्भ में। तो हम लोगों ने ब्राह्मण जो पुस्तक है वो पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद उसी में और कुछ पोर्शन बचा हुआ था, यानी कि वेद वाला पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट किया था। 4 वेद होते हैं। वेद के बाद जो आरण्यक है वो हम लोगों ने पढ़ा था। वेदांग पढ़ा था, वेदांत पढ़ा था, पुराण पढ़ा, स्मृति भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। स्मृति के पे जो कमेंट्री लिखे हैं उन सबको भी पढ़ा है ना, जो टीकाकार वगैरह थे उन सब चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा था। अब उसके बाद और महाभारत और रामायण, दो जो महाकाव्य था वो भी धार्मिक पुस्तक में था, तो हम लोगों ने पढ़ा था। एक तरीके से क्या हुआ कि ब्राह्मण धर्म के संदर्भ में जितनी भी धार्मिक पुस्तक है उसे हम लोगों ने कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। लेकिन वैदिक धर्म के संदर्भ में या फिर ब्राह्मण धर्म के संदर्भ के अलावा भी कुछ बुक्स हैं। ठीक है, कौन से बुक है, जैसे जैन बुक है, बौद्ध का बुक है, ये भी तो रिलीजियस बुक है, तो इनको भी थोड़ा सा देखना होगा। और उसके बाद धर्मेतर साहित्य पढ़ेंगे। धर्मेतर साहित्य मतलब जिसको लौकिक साहित्य बोलते हैं। ठीक है, ये जो था लौकिक साहित्य नहीं था, ये सब क्या था, ये सब रिलीजियस लिटरेचर है। तो रिलीजियस वाला कंप्लीट करके उसके बाद हम लोग ऐतिहासिक को देखेंगे। तो बौद्ध साहित्य में कौन कौन से हैं, बौद्ध साहित्य में इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये सब धार्मिक पुस्तक के बारे में कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब भी कहीं ना कहीं रिलीजियस ये धर्म के संदर्भ में, ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन के संदर्भ में है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से हैं। उसके बाद हम लोग धर्मेतर साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो बौद्ध साहित्य में कुछ टर्म है। देखिए, त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है, महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के उपरांत, महात्मा बुद्ध का जो निर्वाण हुआ था, निर्वाण के बाद फिर परिनिर्वाण हुआ था। हम लोग बौद्ध धर्म में पढ़ेंगे कैसे कैसे हुआ था। तो महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद, है ना, जो आयोजित हो गया विभिन्न बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ। कितने बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, 4 बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कितना, 4 बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ये सब आप लोग पढ़ेंगे आगे। 4 बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, उसी में इन सबका संकलन किया गया। ठीक है, उसी में इसका संकलन किया गया। तो सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ है, क्या है, सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ है क्या, त्रिपिटक। त्रिपिटक का पिटक का मतलब क्या होता है, पिटक का मतलब होता है टोकरी। क्या होता है, एक बास्केट होता है, टोकरी। ठीक है, और एक बजट है ना, बजट का भी एक मतलब पूछता है कई बार ना, जो बजट होता है इंडियन पॉलिटी में पढ़ोगे या इकोनॉमी में पढ़ेंगे, तो बजट का मतलब क्या होता है। बजट का मतलब होता है चमड़े का थैला, चमड़े का थैला। तो एक दो टर्म आता है थैला के संदर्भ में, हमें याद आ गया इसीलिए मैंने लिख दिया। तो यहाँ भी थैला बोला जाता है, यहाँ पिटक को क्या बोला जाता है, टोकरी बोला जाता है। कितने पिटक है, त्रिपिटक 3 है। त्रि मतलब 3 हो गया, त्रि यानी 3, पिटक यानी कि बुक, तो 3 पिटक हो गया। कौन कौन से है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। कौन कौन से त्रिपिटक है, शुद्ध पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम पिटक है। अब देखिए, बुक्स तो इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन सारे बुक्स नहीं पढ़ने हैं, बट त्रिपिटक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, और कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट बुक्स है उसके बारे में पढ़िएगा। कुछ कुछ फैक्चुअल आएंगे जिसको थोड़ा सा हम लोग बीच बीच में रिकॉल करते रहेंगे। बार बार मैं बोलकर आप लोग को थोड़ा सा याद कराते रहूंगा, रिवाइज कराते रहूंगा। शुद्ध पिटक क्या है, ठीक है, शुद्ध पिटक, शुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है, धर्म उपदेश। क्या है, धर्म उपदेश। धर्म का उपदेश कौन देंगे, महात्मा बुद्ध देंगे। तो महात्मा बुद्ध जो का जो धर्म का उपदेश रहेगा उसका संकलन किस में रहेगा, शुद्ध पिटक में रहेगा। ठीक है, वही चीज लिखा, बुद्ध के धार्मिक विचार और उपदेशों का संग्रह। जो बुद्ध जो उपदेश दे रहे हैं और उनका रिलीजियस क्या उनका ओपिनियन है, धार्मिक विचार उनका क्या है, और उनका उपदेश जो उपदेश देते हैं ना जो ऋषि मुनि, तो वही है बुद्ध के धार्मिक विचार उपदेशों का संग्रह। यानी गौतम बुद्ध के जो धार्मिक विचार था और उनका जो उपदेश था उसका क्या किया, कलेक्शन करके किस में रखा गया, शुद्ध पिटक में रखा गया। तो शुद्ध पिटक क्या हुआ, एक रिलीजियस बुक हुआ। 3 पिटक हो गया, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, तो अब 3 जो पिटक है, ठीक है, इन तीनों पिटक में सबसे बड़ा जो है और सबसे अच्छा माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है, कौन सा, शुद्ध पिटक माना जाता है। यानी कि त्रिपिटकों में सर्वाधिक बड़ा और श्रेष्ठ क्यों माना जाता है ऐसा, क्योंकि जो मेन चीज है, मेन कंटेंट है वो तो इसी में है ना, जिसमें गौतम बुद्ध का अपना क्या है, धर्म उपदेश है और उनका जो धार्मिक विचार है, तो उन्हीं के विचार को आगे एक्सटेंड किया जाएगा। तो उनका विचार है कहाँ पे, पहले वहीं से पढ़ा जाएगा, या उन्होंने क्या क्या उपदेश दिया वहीं से पढ़ा जाएगा। तो बेसिक स्रोत क्या हो गया, मेन शुद्ध पिटक हो गया, जहाँ से सारे जो बहुत लोग हैं अपना नॉलेज ले रहे हैं। ठीक है, 5 निकाय में विभाजित है, लेकिन सारे निकाय जैसे अब क्या क्या है ना, दिग् निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। ये बताने के पीछे बेसिकली पर्पस ये है कि इतना आप कम से कम फेमिलियर रहिए कि ये जो निकाय है
5 निकाय ये किसका पार्ट है? सूत पिटक का पार्ट है। अब जैसे अंगुत्तर निकाय के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, अंगुत्तर निकाय से आप लोग परिचित होंगे, अंगुत्तर निकाय थोड़ा सा फेमस है, ठीक है, ये बीच में आएगा। तो कम से कम ये रखना है कि किसका पार्ट है। अगर अंगुत्तर निकाय ही दे दिया कि अंगुत्तर निकाय किसका पार्ट है, सूत पिटक है, विनय पिटक है, तो ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अदरवाइज इसके अलावा जैसे दिग निकाय, दिग निकाय क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि काफी अंदर की चीजें उतना नहीं पढ़ना है, ठीक है, उतना नॉलेज की जरूरत नहीं है। अंगुत्तर निकाय के अंदर में क्या है उतना नहीं पढ़ना है, लेकिन एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट कभी आएगा तो ध्यान में रखना है कि वो चीजें पर्टिकुलर किस में लिखा हुआ है, अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय है कैसा, ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए हैं कि कम से कम सूत पिटक का एक पार्ट है। तो इसी तरीके से पढ़ेंगे कि सूत पिटक के ये पार्ट है, विनय पिटक के कौन कौन से हैं, अभिधम पिटक में क्या है, तो बस ये सब बेसिक्स पढ़ेंगे। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, है ना, फैक्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन सारे फैक्ट्स पढ़ेंगे तो फिर हिस्ट्री जो है रिलेवेंट नहीं रहेगा, इरिलेवेंट हो जाएगा और आपको बोरिंग भी लगने लगेगा, राइट, क्योंकि ऐसा ही इतिहास में फैक्चुअल नॉलेज बहुत है, ठीक है, कितना नॉलेज आप गेन करते रहेंगे। तो वही था, तो सूत पिटक के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद आते हैं विनय पिटक, ठीक है। विनय पिटक को देखिए, सूत पिटक को आप लोगों को 5 निकाय में डिवाइड किया। विनय पिटक क्या है? विनय पिटक है मठ निवासियों का अनुशासन संबंधी नियम, जो डिसिप्लिन होता है, जो मठ के निवासी थे उनका जो डिसिप्लिन भी तो होगा ना कुछ। अब ऐसा तो नहीं है कि डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो फिर संस्था, तो फिर संप्रदाय कैसे चलेगा, है ना, धर्म कैसे चलेगा। तो डिसिप्लिन के लिए जो रूल्स हैं वो रूल कहाँ दिए गए हैं, नियम कहाँ दिए गए हैं, विनय पिटक में दिए गए हैं। तो विनय पिटक कितने भाग में विभक्त है? 3 भाग में, सूत विभंग, खंडक और परिवार। लेकिन अब इसके अंदर क्या है, सूत विभंग में क्या लिखा हुआ है, खंडक में क्या लिखा हुआ है, परिवार जो है, जैसे परिवार है तो परिवार प्रश्नोत्तर क्रम में है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर के रूप में। तो ये सब मैं नहीं बता रहा हूँ, अब इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है, राइट, है ना। सूत विभंग में क्या लिखा हुआ है, खंडक में क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर में नहीं क्वेश्चन आते हैं, इसके अंदर में जाने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ तक आपको कम से कम देख लेना है कि अगर पूछ दिया कि परिवार जो बुक है किसका पार्ट है, किस पिटक का पार्ट है, खंडक जो है किस पिटक का पार्ट है, तो यहाँ तक बस कम से कम आप लोग इसको जानिए। तो विनय पिटक आप लोगों ने देख लिया, क्या दिखा, सूत पिटक आप लोगों ने देख लिया कि धार्मिक उपदेश है, ठीक है, गौतम बुद्ध का जो रिलीजियस जो ओपिनियन है, धार्मिक जो अपना उनका विचार है, उपदेश है, उसका कलेक्शन किया गया है। विनय पिटक में क्या है, रूल है, डिसिप्लिन है, किसके लिए, मठ निवासियों के लिए। और अभिधम पिटक में क्या रहेगा, उसको देख लीजिए, ठीक है। अभिधम पिटक में क्या रहेगा, बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या, ठीक है, फिलोसफिकल जो एक्सप्लेनेशन किया गया बौद्ध ओपिनियन का, है ना, बौद्ध मत क्या मानता है, उसका दार्शनिक व्याख्या क्या है। जैसे ब्राह्मण धर्म आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है, वैदिक धर्म पढ़ा, वैदिक धर्म में आप लोगों ने पढ़ा था, वेद पढ़ा, ठीक है, वेद पढ़े, और फिर उसके बाद आरण्यक पढ़े, बहुत सारी चीजें पढ़ते पढ़ते लास्ट में आपने कहा है, लास्ट में आप लोगों ने वेदांत पढ़ा, वेदांत यानी उपनिषद आए। तो उपनिषद क्या है, उपनिषद जो है ब्राह्मण धर्म के संदर्भ में क्या है, एक तरीके से उसका एक्सप्लेन किया गया है, एक तरीके से फिलोसफिकल एक्सप्लेन किया गया है। ये हम लोग पढ़ेंगे लेटर वैदिक में कैसे कैसे एक्सप्लेन, कुछ कुछ एग्जांपल लेकर के कैसे कैसे एक्सप्लेन किया गया है। तो उसी तरीके से कोई भी दर्शक, कोई भी धर्म होता है, वो धर्म जो है शुरू में अपना क्या करता है, शुरू में तो धर्म आता ही आता है ना, बहुत सारे डिसिप्लिन, बहुत सारे रूल लेकर के आता है, लेकिन बाद में क्या होता है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है कैसे, फिलोसफिकल जस्टिफिकेशन के द्वारा, ठीक है, दार्शनिक व्याख्या किया जाता है, ठीक है, सो दैट कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए, और बहुत सारे एग्जांपल्स उसमें वर्ड वगैरह किया जाता है। तो इसमें बौद्ध मतों की क्या है, दार्शनिक व्याख्या है, ठीक है, बौद्ध मतों की, बौद्ध का ओपिनियन का दार्शनिक व्याख्या। संकलन कब किया गया था बौद्ध का, अभिधम पिटक का? तो हमने बताया कि जो 4 संगीति हुई थी, बौद्ध संगीति कितना हुआ था, 4 संगीति हुआ था, ठीक है। तो तृतीय बौद्ध संगीति में इसका संकलन होगा, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म में आएंगे तो हम लोग 4 संगीति पढ़ेंगे। तृतीय बौद्ध संगीति किसके समय में हुआ था, अशोक के समय में हुआ था। अशोक कौन है, मौर्य सम्राट का शासक है, ठीक है। तो उन्होंने तीसरे संगीति का आयोजन कराया था, और तीसरे संगीति के अध्यक्ष भी जो रहेंगे उनका भी नाम तीस ही रहेगा, है तीसरा, और मोगली पुत्र तीस, तो 30 से याद रखिएगा, ठीक है। तृतीय संगीति का संबंध किससे रहेगा, 30 से रहेगा, और 30 से भी याद आ गया तीसरा जो है, ठीक है। तो मोगली पुत्र 30, यानी कि ऐसे भी इसको आप तीसरा ऐसे लिंक कर सकते हैं, ठीक है, लिंक कर सकते हैं। तो यहीं पे क्या हुआ था, अभिधम पिटक का संकलन किया गया था, राइट। संकलन अशोक के समय में संपन्न, तृतीय बौद्ध संगीति में मोगलीपुत्र तीस द्वारा किया गया था। 7 ग्रंथ है, अगर पूछा जाए कि अभिधम पिटक के 7 ग्रंथ कौन कौन है, धम्म संगनी, विभंग, पातु कथा, पुगली पचिति, कथा वस्तु, यमक, पत्थान ग्रंथ आदि, ये सब जो 7 ग्रंथ है, ये सब नहीं पूछेगा, बस केवल एक बार ऐसी नजर में रखना है ना। बेसिकली पूछेगा क्या, अभिधम पिटक पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगा, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, और एक और इसमें डाल देगा, और बोलेगा इसमें से कौन एक बौद्ध ग्रंथ नहीं है, इनमें से कौन एक जैन ग्रंथ नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन करके आते हैं, ठीक है। तो बस यही है। उसके बाद और क्या आ सकता है कि सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो राइट कॉलम में दे देगा कि किसमें दार्शनिक व्याख्या है, किसमें डिसिप्लिन के संदर्भ में है ना, किसमें बौद्ध धर्म का अपना रिलीजियस ओपिनियन है, कौन धर्म उपदेश के
का संकलन है, ये सब करके ऐसे क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, उसके बाद त्रिपिटकों के अतिरिक्त पाली भाषा में लिखे गए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। कौन कौन से बौद्ध ग्रंथ है, ध्यान देना है। मिलिंद पन्ह हो गया, दीपवंश हो गया, महावंश हो गया। ठीक है, कौन कौन, मिलिंद पन्ह, दीपवंश, महावंश, ये सब क्या है, पाली भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। और ये सब जो ग्रंथ लिखा जा रहा है सब इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चन आ जाता है ये सब। ठीक है, हिस्ट्री में एनसीईआरटी के क्वेश्चन में उठाकर क्वेश्चन आ जाता है। तो मिलिंद पन्ह काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़े होंगे इसको। ईसा की प्रथम 2 शताब्दियों के भारतीय जनजीवन के विषय में जानकारी देता है। बेसिकली क्या है, यूनानी जो एक नरेश था मिनांडर, मिलिंद, और बौद्ध भिक्षु नागसेन, इनके बीच जो डिस्कशन हुआ है उसका डिस्क्रिप्शन किसमें, मिलिंद पन्ह में। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे कई बार आता है। क्या है, क्वेश्चन इससे कई बार आता है मिलिंद पन्ह से, मिलिंद पन्ह क्या है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि जो यूनानी जो नरेश होगा, ठीक है, ग्रीक नरेश होगा मिनांडर। ठीक है, तो मिनांडर हो गया, बौद्ध भिक्षु कौन रहेंगे, नागसेन रहेंगे। बौद्ध है क्योंकि बौद्ध का पुस्तक है ये, तो ध्यान में रखना है, बौद्ध रहेंगे तो बौद्ध भिक्षु कौन रहेंगे, नागसेन। और मिनांडर के बीच में जो डिस्कशन है, जो वार्तालाप है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन किसमें है, मिलिंद पन्ह में है। तो मिलिंद पन्ह क्या हो गया, बौद्ध ग्रंथ हो गया। उसी तरीके से दीपवंश और महावंश, ठीक है, दीपवंश और महावंश भी क्या है, बौद्ध धर्म की पुस्तक है। किसके लिए है, तो दीपवंश जो है चतुर्थ शताब्दी ईस्वी में किसके लिए, सिंहल द्वीप, सिंहल द्वीप मतलब आज के डेट में श्रीलंका आप कह सकते हैं। ठीक है, श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला पहला ग्रंथ दीपवंश। अगर कहे क्वेश्चन कि श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला पहला ग्रंथ कौन सा है, तो दीपवंश है। और दीपवंश किसका ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ठीक है, कभी मैच कराने के लिए आ सकता है। दीपवंश उसी तरीके से महावंश भी है। ठीक है, महावंश में किसके लिए है, मगध के राजाओं के क्रमबद्ध सूची, म से महावंश, म से मगध, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। महावंश किसके लिए है, कौन लिखा है, भदंत महानामा लिखे हैं, कब, 5वीं-6वीं सदी ईस्वी में लिखे थे। ठीक है, भदंत महानामा के द्वारा। और महावंश भी किसके लिए है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, मगध साम्राज्य के, है ना, जो राजा है उनके क्रम से उनके क्रमबद्ध सूची दिया हुआ है। तो ये सब सारे ग्रंथ क्या है ना, त्रिपिटक के अलावा ये सब जो ग्रंथ आपको दिखा, मिलिंद पन्ह हो गया, दीपवंश हो गया, महावंश हो गया, राइट, ये सब क्या है, ये सब बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ठीक है, उसके बाद वो आप लोगों ने देखा, देखिए क्या लिखा, देखा पाली भाषा में। अगर क्वेश्चंस आए कि पाली भाषा में लिखे हुए कौन से, ऐसे भी क्वेश्चंस आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पाली भाषा में लिखा हुआ है, कौन सी पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। तो पाली भाषा में लिखा हुआ पुस्तक कौन कौन सा है, ये सब आप लोगों ने देख लिया। मिलिंद पन्ह हो गया, दीपवंश हो गया, महावंश हो गया। लेकिन इसके अलावा संस्कृत भाषा में भी लिखा हुआ बौद्ध धर्म की पुस्तक है। संस्कृत भाषा में कौन सी बौद्ध धर्म की पुस्तक लिखी हुई है, तो देखिए संस्कृत भाषा में लिखित कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन है, महावस्तु एवं ललित विस्तार। ठीक है, महावस्तु और ललित विस्तार महात्मा बुद्ध के जीवन के विषय में है। कौन सा, महावस्तु और ललित विस्तार महात्मा बुद्ध के जीवन के संदर्भ में है। ठीक है, दो बुक याद रखिएगा, महावस्तु और ललित विस्तार। उसके अलावा दिव्यावधान जो है काफी इंपॉर्टेंट है, पूछता है। परवर्ती मौर्य शासकों शुंग वंश के विषय में दिव्यावधान है। फिर एक अश्वघोष नाम के व्यक्ति थे, अश्वघोष एक स्कॉलर थे, इन्होंने 3 पुस्तक लिखा था। अश्वघोष किसके समय में थे, कनिष्क के समकालीन थे। ठीक है, कनिष्क के समकालीन थे अश्वघोष, राइट। अश्वघोष मिलेंगे कहाँ, मिलेंगे आपको चतुर्थ बौद्ध संहिता में मिलेंगे ना, चौथा बौद्ध संहिता में अश्वघोष आपको वहां पे हम लोग जिक्र करेंगे अश्वघोष का। ये काफी फेमस रहे हैं राइटर। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये। अश्वघोष की 3 पुस्तक थी, बुद्धचरित, सौंदर्यलहरी और सारीपुत्र प्रकरण, 3 पुस्तक थी अश्वघोष की। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये किसके समकालीन थे, कनिष्क के समकालीन थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। कनिष्क का टाइम पीरियड कब है, 78 ईस्वी में रहेगा। और इसमें देखना है कि बुद्धचरित और सौंदर्यानंद, ये जो है महाकाव्य है, और सारीपुत्र प्रकरण जो है क्या है, नाटक है। लेकिन तीनों पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा हुआ है, अश्वघोष के द्वारा लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन आ सकता है ना, राइटर के रूप में आ सकता है कि बुक और राइटर कौन कौन है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है बुक्स, इसको आपको याद रखना है। और ये आपको क्या है, ऐतिहासिक स्रोत के रूप में, क्योंकि हम लोग तो अभी स्रोत पढ़ रहे हैं। स्रोत में ही अगर यदि इसे फैक्चुअल भी क्वेश्चन आ जाए तो क्या दिक्कत है, क्या बुरा है, कम से कम बहुत सारी चीज आपको याद हो जाएगा। अदरवाइज इसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र अभी पढ़ेंगे, तो जब मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत यहीं से यदि फेमिलियर हो जाए तो क्या इशू है, एक जगह कलेक्शन तो मिल रहा है कम से कम आपको। अदरवाइज जो आप रीजनल लीडर पढ़ेंगे वहां पे भी आपको आएगा बहुत सारा। ठीक है, चालुक्य आएगा, पल्लव आएगा, कि उसके लिए कोई किताब लिखा हुआ है क्या, तो वो भी आपको पढ़ना है। लेकिन अगर यहीं पे कलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये है, तो अश्वघोष की 3 पुस्तक, बुद्धचरित, सौंदर्यानंद, सारीपुत्र प्रकरण। ठीक, उसी तरीके से अब थोड़ा सा जैन साहित्य के बारे में पढ़ लीजिए। जैन साहित्य में क्या है, जैन साहित्य में प्राकृत और संस्कृत भाषा है। किस भाषा में लिखा गया जैन साहित्य, प्राकृत और संस्कृत भाषा, राइट। तो संस्कृत वहां भी था, संस्कृत जैन में भी, बौद्ध में भी था। पाली वहां पे था बौद्ध में, यहाँ पे प्राकृत है। ठीक है,
जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम भी कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। जैन साहित्य में भी पुस्तक की संख्या बहुत है, लेकिन सारा नहीं पढ़ेंगे, बस ठीक है। जैन साहित्य में पुस्तक की संख्या बहुत है, सारा नहीं पढ़ेंगे, कैसे कैसे है, क्लासिफिकेशन कैसे कैसे है, बस केवल उसे पढ़ेंगे, ठीक है। जैन साहित्य में कौन कौन से साहित्य है ना, कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, 12 अंग है, ये सब पुस्तक रहेगा। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, नंदी सूत्र, अनुयोग द्वार, मूल सूत्र, ये सब सारे के सारे क्या रहेंगे, सारे के सारे बुक रहेंगे। अब 12 अंग, ठीक है। 12 अंग के बारे में हम थोड़ा सा ऐसे ही इसलिए बता रहे हैं कि एक दो इसमें से जो बुक आएगा वो आप लोग रेफरेंस में पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें जैन धर्म जब पढ़ेंगे तो वहां पे थोड़ा सा रेफरेंस आएगा, इसीलिए 12 अंक के बुक को हमने लिख दिया है। 12 उपांग के बुक को हम नहीं बताएंगे। 10 प्रकीर्ण में कौन कौन से बुक है ये हम नहीं पढ़ेंगे। 6 छंद कौन कौन है, कौन कौन से बुक से, ये सब हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बस ध्यान में रखना है कि 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छंद है, नंदी सूत्र, अनुयोग द्वार है, ठीक है। ये सब क्या है, सब जैन धर्म का पुस्तक है, ठीक है। अब इन 12 अंक है, इन आगम ग्रंथों की रचना संभवतः श्वेताश्वर संप्रदाय के आचार्य द्वारा, दो टाइप में था ना, दिगंबर संप्रदाय से थे और क्या श्वेतांबर संप्रदाय से, ठीक है। दिगंबर, ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर, ये दो थे, श्वेतांबर और दिगंबर, ये दो संप्रदाय थे। ये वाली जो लिखा गया है 12 अंग, इन ग्रंथों की रचना किसने किया है, इन आगम ग्रंथों की रचना संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद की गई है, ठीक है। वहां पे जो था, यहाँ पे महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद, और वहां पे जो त्रिपिटक की रचना कब हुई थी, महात्मा बुद्ध के डेथ के बाद, ठीक है। महात्मा बुद्ध के डेथ को आप क्या कर रहे थे, परिनिर्वाण कर रहे थे, तो उनके निर्वाण के बाद, ठीक है, परिनिर्वाण के बाद। और यहाँ पे महावीर जी के डेथ के बाद। तो 12 अंग में कौन कौन सा है, बस उसे देख लीजिए। आचरांक सूत्र है, कड़ंग है, थानंग है, ये सब तो इंपॉर्टेंट नहीं है। भगवती सूत्र थोड़ा सा देखना है, भगवती सूत्र से कई बार आपको रेफरेंस मिलेगा, कई बार आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐतिहासिक स्रोत के रूप में है। तो भगवती सूत्र से कई बार आता है, जैसे आप लोग उधर अंगुतर निकाय देखे थे बौद्ध धर्म में, उसी तरीके से भगवती सूत्र के बारे में आएगा। तो बाकी सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मैं बताना ये चाह रहा था कि जो 12 अंग है उसी में एक अंग कौन सा, एक पुस्तक कौन से, भगवती सूत्र है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि एक एक करके उपासक दशा जो है ना, थानंग है, ये सब आप लोग बैठ के पढ़ना है, बस केवल याद रखना है। इसी में एक भगवती सूत्र है जो केवल इंपॉर्टेंट है, और बाकी सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यही तो है पढ़ने का तरीका, यही होना चाहिए कि कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग देख लीजिए। 12 अंक, 12 अंक क्या हो गया, 12 उपांग हो गया, उसके बाद 10 प्रकीर्ण, 6 सूत्र, एक नंदी सूत्र, एक अनुयोग द्वार, ये सब क्या है, सब है ना पुस्तक है। कहीं अगर आ जाए, आगम आ जाए, ठीक है, सूत्र आ जाए, ठीक है, अंग उपांग ये सब किसका पार्ट है, तो कम से कम याद तो रहेगा कि 12 उपांग किसका पार्ट था, तो जैन का पार्ट था, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं लौकिक साहित्य में। लौकिक साहित्य मतलब हमारा जो धार्मिक साहित्य वाला एक जो चैप्टर था वो हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा लौकिक साहित्य में आते हैं कि लौकिक साहित्य में कौन कौन सी बुक। लौकिक साहित्य मतलब ऐसी बुक जिनको धर्म से संबंधित नहीं है, ठीक है। धार्मिक एक्सप्लेनेशन कुछ कुछ है, बट रिलीजियस बुक एक अलग बुक होता है। रिलीजियस बुक एक अलग बुक होता है, क्यों क्यों होता है, क्योंकि उसमें रिलीजन के बारे में ज्यादा कुछ डिस्क्रिप्शन रहता है, धार्मिक उपदेश रहता है, ठीक है। हम सब घूम फिर के सेंटर में रिलीजन रहेगा। तो ऐतिहासिक और समसामयिक साहित्य, इसको क्या कहते हैं, लौकिक साहित्य को हिस्टोरिकल कहते हैं, और करंट जो हो गया साहित्य वो कहते हैं। धर्मेतर साहित्य भी इसे कहा जाता है। धर्मेतर मतलब धर्म से इतर, ठीक है। संविधान को पढ़े ना, संविधान और संविधानेतर, यानी कि एक संविधान का पार्ट हो गया, संविधान से अलग का जो प्रोविजन है वो, उसी तरीके से धर्मेतर साहित्य हो गया। तत्कालीन भारतीय समाज के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास को जानना है, ठीक है, कैसा राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास, ठीक है, भारतीय समाज के बारे में पता चलेगा। पहला देखिए, पहला कौन सा हो गया, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का रचयिता कौन है, इसको हालांकि बोल्ड कर देना चाहिए था। अर्थशास्त्र के चाणक्य, चाणक्य को आप क्या कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं। तीनों नाम है, कई बार पूछ देगा, ठीक है। चाणक्य भी कई बार पूछ देगा, विष्णुगुप्त पूछ देगा, कौटिल्य पूछ देगा, तीनों एक ही व्यक्ति है, ठीक है, अलग अलग नाम है, क्या, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, कौन सा, अर्थशास्त्र। तो ध्यान में रखना है, ये बुक का नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन ये बुक में इकोनॉमी के बारे में नहीं है। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी का बुक है, किसका बुक है, ये पॉलिटिकल बुक है। किसका बुक है, राजनीति का ग्रंथ है। अब भारत का पहला राजनीति का ग्रंथ है, भारत का पहला राजनीति का ग्रंथ है। आप जब तुलना करेंगे वेस्टर्न से, तो चाणक्य की तुलना किससे की जाती है, मैकियावेली से की जाती है, ठीक है। भारत का पहला अगर पूछा राजनीति का ग्रंथ, तो अर्थशास्त्र माना है। अर्थशास्त्र जो इकोनॉमी का बुक नहीं है, पॉलिटिकल बुक है, पॉलिटिकल। लगभग कितना है, 6000 श्लोक है, ठीक है। मौर्य काल के बारे में रहेगा, पॉलिटिकल सिस्टम रहेगा,
सोशल रहेगा, इकोनॉमिक रहेगा और रिलीजियस कंडीशंस के नॉलेज रहेगा। और अर्थशास्त्र को टोटल 15 खंड में विभाजित किया गया है। कई बार पूछता है कि कौन सा इसमें खंड जो सर्वाधिक प्राचीन है, तो द्वितीय और तृतीय खंड इसके सर्वाधिक प्राचीन है। बस इतना जानना है, ठीक है। तो कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट बुक्स है उस बुक्स के बारे में जान लीजिए कि किसका बुक है, किसने लिखा है, आसपास में किसके बारे में बताता है, ऐसे ही क्वेश्चन करके आ जाता है। उसी तरीके से एक इंपॉर्टेंट है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस है ना, कब का है, 4वीं सदी का है और 5वीं सदी ईस्वी के पूर्वार्ध, मतलब 4वीं 5वीं सदी में लिखा हुआ है। लेकिन कौन लिखा है मुद्रा राक्षस को, विशाखा दत्त द्वारा लिखा गया है। किसने लिखा है, विशाखा दत्त। ये भी जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के विषय में बताता है। इसी में बताया गया है कि नंद वंश के पतन होकर के मौर्य वंश की स्थापना कैसे होती है, मुद्रा राक्षस में लिखा हुआ है। तो अगर पूछा कि मुद्रा राक्षस किस वंश से संबंधित है, किसके बारे में बताता है, तो मौर्य के संदर्भ में बताता है। और इनके रचयिता कौन है, विशाखा दत्त द्वारा रचित किया गया है। उसी तरीके से एक और फेमस बुक है उस समय का, अष्टाध्यायी का, है ना। कौन सा, अष्टाध्यायी जो बुक है कौन लिखे हैं, पाणिनि। कौन लिखे हैं, पाणिनि। क्या है, व्याकरण के ग्रंथ है। तो अगर पूछा कि ऐतिहासिक रूप से पहला बुक जो है व्याकरण का ग्रंथ कौन सा है, तो क्या कहेंगे, अष्टाध्यायी, ठीक है। और किसके द्वारा लिखा गया है, पाणिनि का अष्टाध्यायी है। ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कभी भी मैच करने के लिए दे देगा, इन सब चीजों को याद रखना है, ठीक है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त याद रखेगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र याद रखना है, अष्टाध्यायी किसका है, पाणिनि का याद रखना है। और एक पतंजलि का बुक है कौन सा, महाभाष्य, ठीक है। पतंजलि का महाभाष्य है, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी व्याकरण के ग्रंथ है, लेकिन सबसे पुराना व्याकरण के ग्रंथ कौन है, अष्टाध्यायी, ठीक है। दोनों ग्रंथों में राजाओं महाराजाओं का भी वर्णन है। तो ये कुछ हो गया आपका लौकिक साहित्य हो गया, ठीक है। और कुछ है, गार्गी संहिता एक है। गार्गी संहिता में यूनानी आक्रमण का, जो यूनानी लोग आक्रमण कर रहे थे उसके बारे में है। और कालिदास की एक दो बुक है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। कालिदास की एक बुक है कौन सा, मालविकाग्नि मित्रम, ठीक है। कालिदास की बुक कौन कौन से, कालिदास के ऐसे कई सारे बुक है, लेकिन हम लोग सारा पढ़ेंगे कब, जब हम लोग गुप्ता पीरियड पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कालिदास किस वंश के आसपास रहेंगे, गुप्त पीरियड में रहेंगे, गुप्ता काल में रहते हैं कालिदास। तो इनके बुक्स कई सारे हैं, तो कई सारे बुक्स इनको पढ़िएगा, ठीक है। तो कम से कम 4-5 बुक्स तो याद रखेंगे। लेकिन अभी मालविकाग्नि मित्रम देखिएगा, कालिदास वाला है। अभी एक दो एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि ये सब सोर्सेज है। 4वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कालिदास द्वारा। कैसा ग्रंथ है ये, संस्कृत का ग्रंथ है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि यह पुस्तक कैसा ग्रंथ है, संस्कृत में लिखा हुआ, पाली में लिखा हुआ, किस तरीके से लिखा हुआ है। तो मालविकाग्नि मित्रम जो है संस्कृत का ग्रंथ है। और किसके बारे में है ये मालविकाग्नि मित्रम, तो इसको ब्रेक कर देंगे तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। मालविकाग्नि मित्रम को ब्रेक कर देंगे वर्ड को तो पता चल जाएगा। अग्निमित्रम है इसमें, ठीक है। मालविकाग्नि अग्निमित्रम, यानी कि अग्निमित्र के, अग्निमित्र कौन है, पुष्यमित्र शुंग उसके पुत्र है अग्निमित्र। इसके समय के पॉलिटिकल नॉलेज मिलता है, ठीक है। शुंग वंश का है ना, शुंग वंश का संस्थापक कौन था, पुष्यमित्र शुंग था, उसी का बेटा था अग्निमित्र शुंग। तो इनके बारे में, अग्निमित्र शुंग के बारे में किस में रहेगा, मालविकाग्नि मित्रम में रहेगा। तो यही होगा। उसके बाद हर्षचरित है। हर्षचरित के बारे में थोड़ा सा फेमस है। हर्षचरित किसके बारे में मिलता है, हर्ष के जीवन और हर्ष के समय के इतिहास के बारे में मिलता है, ठीक है। 7वीं शताब्दी में हर्ष जब आएंगे उस समय का, संस्कृत में लिखा हुआ बुक है ये हर्षचरित, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हर्षचरित भी ध्यान में रखना है। और 2-3 बुक और याद रखिए, फिर ज्यादा हम नहीं लेंगे, क्योंकि फिर ज्यादा जो है ना बोझ पड़ेगा, एक तरीके से बर्डन पड़ने लगेगा। सारी बुक्स को नहीं लेंगे, कुछ बुक्स को हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये देख लीजिए, कामंदे का एक नीति शास्त्र है, ठीक है। तो नीति शास्त्र क्या है, नीति के संदर्भ में होगा, क्या होगा, आचार व्यवहार, ठीक है। 6वीं-7वीं शताब्दी का है। अब बृहस्पति का एक है ना, अर्थशास्त्र एक क्या है, अर्थशास्त्र एक बुक आपको ध्यान में रखना है। एक अर्थशास्त्र बुक कौन लिखा था, 2 बुक होता है अर्थशास्त्र का, ठीक है। एक अर्थशास्त्र का बुक किसने लिखा था, कौटिल्य के द्वारा लिखा हुआ है। और एक और अर्थशास्त्र लिखा हुआ है, ये कौन लिखा है, एक और अर्थशास्त्र बृहस्पति के द्वारा लिखा हुआ है। ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, कौटिल्य वाला इंपॉर्टेंट है। लेकिन कहीं अगर क्वेश्चन आ जाए और उसमें से कौटिल्य अगर गायब रहे, चाणक्य गायब रहे, तो क्या कहेंगे, बृहस्पति के द्वारा भी एक बुक लिखा हुआ है अर्थशास्त्र का, ठीक है। इसमें जो ऑफिशियल, जो एक तरीके से राजकीय कर्तव्य है, उसका उल्लेख है अर्थशास्त्र बृहस्पति का। और भास का एक नाटक है स्वप्न वासव दत्तम, ठीक है। भास का एक नाटक है स्वप्न वासव दत्तम, वो 3री सदी इसमें लिखा हुआ है। इसमें कौन है, राजा उदयन, वत्सराज उदयन और चंड प्रद्योत के संबंधों का उल्लेख किया गया है स्वप्न वासव दत्तम में। तो अभी से ही कुछ कुछ बुक्स आप लोग याद रखिए, क्योंकि आगे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कुछ कुछ आएगा। नीति शास्त्र कहीं ना कहीं किसी न किसी रीजनल में या फिर साम्राज्य में कहीं ना कहीं आएगा लिंक करने के लिए। उसके बाद बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित एक और बुक था मंजूश्रीमुल कल्प, ठीक है। ज्यादा तो नहीं याद रखना है, बस बुक को एक बार थोड़ा सा याद कर लीजिए। कम से कम 25-30 बुक्स होंगे। ये बुक्स आपके पूरे एंशिएंट इंडिया में कहीं ना कहीं घूम फिर कर आएगा, काम आएगा, ठीक है। यदि आप याद रखते हैं तो ठीक है, नहीं याद रखते हैं तो कहीं ना कहीं आगे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना।
रीजनल लीडर में भी पढ़ना पड़ेगा, साम्राज्य में भी पढ़ना पड़ेगा। और शूद्रक के एक बुक है, जैसे विशाखा दत्त का बुक देखा उसी तरीके शूद्रक का बुक है, क्या है, मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम किसका बुक है, शूद्रक का है। कौन सा है, नाटक है ये ना, गुप्त काल के लिए ये कैसा है, गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिल रहा है मृच्छकटिकम से। शूद्रक की बुक है, नाटक है, कई बार से पूछता है, ठीक है। कौन सी बुक है, नव शशांक चरित्र एक है, किसका है, पद्म गुप्त परिमल द्वारा लिखा गया है, 11वीं शताब्दी का है। इसमें थोड़ा सा इनके विषय में कौन कौन सा परमार वगैरह के बारे में, यानी कि रीजनल लीडर है, परमार वंश वगैरह। संस्कृत साहित्य का एक ध्यान रखिएगा, नव शशांक चरित्र के बारे में, संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य माना जाता है, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है, किसी बुक को अगर कोई उपाधि मिला है तो नव शशांक चरित्र जो है संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य माना जाता है, ठीक है। तो इतना ही बुक रखते हैं, क्योंकि अगर सारा बुक लेंगे कुछ और भी बुक्स है तो थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, याद भी नहीं होगा। वैसे तो बुक्स हैं, चाहे तो अगर कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी सी बुक्स को अब आगे रखिए। राजतरंगिणी वगैरह हम लोग देखेंगे अगली बार में, ठीक है, क्योंकि बुक्स ये भी इंपॉर्टेंट है, राजतरंगिणी से भी पूछता है, राइट। विलन का भी कुछ बुक है वो भी पूछता है, लेकिन थोड़ा सा आगे हम लोग रखते हैं। और कुछ जो है ना, चेक करा दूं, छोड़ते हैं, क्योंकि ज्यादा बुक्स हो जाएंगे तो एक बार में याद नहीं होगा। तो यहाँ तक आप लोग याद रखिए, नव शशांक चरित्र का याद रखिए, पद्मगुप्त परिमल का, अमृत कटिकम शूद्रक का याद रखिए। बाकी कुछ बुक्स रहेंगे, मुश्किल से 10-12 और किताब रहेंगे, तो उसको आप आगे देखिएगा, क्योंकि याद करना भी तो बेसिकली पर्पस है। अदरवाइज क्या होगा, एक तरफ से पढ़ रहे हैं, दूसरे तो भूलते जाएंगे। 2 दिन में रहेगा तो कम से कम पीछे वाला स्लाइड को भी लेकर फिर से एक बार याद कर लेंगे और इसको आगे बढ़ा लेंगे। तो ये बुक्स थोड़ा सा ऐतिहासिक स्रोत में आप लोगों को काम आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में बाकी के बुक्स को हम लोग कंप्लीट करते हैं। आज की क्लास के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।